जी गुड मॉर्निंग मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों। मुझे विश्वास है कि आप जैव प्रक्रम के टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को फॉलो करके पढ़ रहे होंगे और ये वीडियो आपके लिए बड़े हेल्पफुल रह रहे होंगे। हिंदी माध्यम के अंदर क्वालिटी कंटेंट का ये जो रिवॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूं, जो एनसीईआरटी को पॉइंट टू पॉइंट सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूं, इसको आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है, बड़ा ही सराहा है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि कंप्लीट एनसीईआरटी आपको इस प्लेटफॉर्म पे इसी तरीके से मिलने वाली है। आपके बोर्ड का कोई क्वेश्चन, क्योंकि हम किसी फैक्ट को छोड़ ही नहीं रहे हैं, यहीं से मिलने वाला है। आप अपनी बुक और इस वीडियो को फॉलो करिए और क्रिटिकली एनालाइज करिए, क्योंकि नॉलेज कोई अल्टीमेट नहीं होता है। जो चीजें मैं यह रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बता रहा हूं, आप खुद भी सोचिए कि ये चीजें किस तरीके से हो सकती है, या सर ने इसको इस तरीके से बताया है, इसको इस एंगल से बताया जाए तो कैसा होगा। इस तरीके से क्रिटिकल एनालिसिस की अपनी थिंकिंग को डेवलप करते हुए मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैव प्रक्रम उत्सर्जन जो आज अपना टॉपिक है, उत्सर्जन के अंदर मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। उत्सर्जन के अंदर स्पेशली अपन पढ़ने वाले हैं कि यूरिन यानी मूत्र कैसे बनता है और मूत्र को बनाने वाले अंग कौन कौन से। यूरिन इंग्लिश में कहते हैं अपन इसे। तो यूरिन कैसे बनेगा, तो देखो यूरिन बनने का इंपॉर्टेंट काम किडनी करती है। आपको पता है किडनी कहाँ है? यहाँ पे, यानी किडनी कहाँ है? किडनी यहाँ रीढ़ की हड्डी के पीछे अधर तल पे या दो किडनियां होती है। कितनी किडनियां हैं? दो किडनी है। और दो किडनी फिर मूत्रवाहिनी से जुड़ के मूत्राशय में जाती है और मूत्राशय के द्वारा फिर मूत्र अस्थायी रूप से स्टोर करके फिर इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो किस तरीके से किडनी के अंदर रक्त आता है, फिर किडनी के अंदर जो अपना ब्लड फिल्ट्रेट होता है और हानिकारक पदार्थ उसमें से निकाले जाते हैं और यूरिन बनता है। बस यही प्रक्रिया पढ़ना उत्सर्जन है। स्पेशली फोकस अपना मानव उत्सर्जन पे है, लेकिन कुछ पार्ट अपन इससे पादप उत्सर्जन के भी पढ़ेंगे। मैं एनिमेटेड एक वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये अपना एक्सक्रेटरी सिस्टम जो उत्सर्जन तंत्र है वो किस तरीके से काम करता है। देखिए ये वीडियो दिखाते हैं हम आपको, इसको वीडियो को आप देखिए थोड़ा सा। देखिए ये अपनी किडनी है, आपको किडनी लाइक ऐसी नजर आएगी। ये किडनी है और ये किडनी इस तरीके से अधर तल पे होती है। किडनी कहां होती है? किडनी इस तरीके से अधर तल पे जो है वो होगी। ये अपनी दो किडनियां हैं और ये किडनी से ये मूत्रवाहिनी है और देखिए ये मूत्रवाहिनी है और ये मूत्राशय है और ये मूत्र मार्ग है। आपको किडनी ऐसी नजर आएगी। कुछ इसके इंटरनल पार्ट पे जाते हैं, देखते हैं। ये रीढ़ की हड्डी है इस टाइप से, और ये आपको ये नोटिस करना है कि एक किडनी ऊपर होती है और दूसरी नीचे। ऐसा क्यों? आप कमेंट में इसका आंसर देंगे मुझे। आप देखेंगे कि अल्टीमेटली अपनी किडनी ऐसी दिखती है जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर हाइट की होगी। 10 से 12 सेंटीमीटर आप समझ ही रहे हैं। और ये जो सेम के बीज के आकार की होती है, अंदर से ऐसी दिखती है किडनी। एक किडनी जो मुट्ठी थोड़ी जो इस टाइप की इतनी बड़ी होगी, ये इस टाइप की दिखती है। ये बात मैंने आपको उस टाइम और किडनी की एक छोटी यूनिट होती है, मतलब हर एक किडनी में ऐसे नेफ्रॉन होते हैं। ये ऐसी कुंडलित संरचना होती है। इससे देखो रक्त आता है और इससे साफ होकर के वापस जाता है। ये इस टाइप की अपन को वक्त या किडनी दिखती है और एक नेफ्रॉन में ऐसी लाखों की संख्या के अंदर, एक किडनी के अंदर लाखों की संख्या में ऐसे नेफ्रॉन्स होते हैं। इसमें नेफ्रॉन में जैसे रक्त आएगा और फिर इस तरीके से साफ होकर के जाएगा। ये ग्लोमेरुलस क्या है, मैं आपको मेरी अगली लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ग्लोमेरुलस काम करता है। लेकिन अल्टीमेटली किडनी अपन को इस तरीके से दिखती है। ये जो ग्लोमेरुलस के अंदर रक्त वाहिनियां हैं, ये इस टाइप से रक्त वाहिनी काम करेगी आपकी। इसको देखिए। अल्टीमेटली जब अपन देखेंगे तो अपन को नेफ्रॉन कुछ ऐसा नजर आएगा। अपन को नेफ्रॉन कुछ इस टाइप का नजर आएगा। ये नेफ्रॉन ऐसा नजर आएगा। इस नेफ्रॉन से फिर यहाँ रक्त साफ होकर के लवण वगैरह होंगे वो बाहर निकाले जाएंगे
और ये ग्लूकोज वगैरह बाहर निकले, ये मूत्र वाहिनी से मूत्र यहां से बाहर निकलेगा, अपशिष्ट पदार्थ जो होगा वो अल्टीमेटली बाहर निकाला जाएगा। तो अगर आपको शॉर्ट में समझाया जाए तो आप समझ गए होंगे कि ये अपनी किडनी है, ये मूत्रवाहिनी है, और ये मूत्राशय है, ये रीढ़ की हड्डी है, और इसमें छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं, और यही नेफ्रॉन जो है वो छलनी का काम करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं। इसी फिल्टर के माध्यम से अपन, तो चलिए अगले आगे चलते हैं अगले अपने टॉपिक पे। तो अपना टॉपिक है वो है मानव उत्सर्जन। अपना टॉपिक क्या है? मानव उत्सर्जन। ये उत्सर्जन की बात कर रहे हैं, और उत्सर्जन भी किसमें? इन मनुष्य में उत्सर्जन। किसका उत्सर्जन पढ़ रहे हैं? अपना खुद का उत्सर्जन पढ़ रहे हैं। आप कंपेयर करिएगा कि दूसरे एनिमल में भी उत्सर्जन कैसे होता है। जब आप डॉक्टर या हायर क्लासेज में जाएंगे तो अलग अलग जीवों में उत्सर्जी अंग क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अपन ने कल देखा था कि जो मछली है और जो उभयचर है और जो पक्षी है उनमें हृदय का चैम्बर अलग अलग होता है। जैसे जो मछली में 2 हृदय के जो 2 ही भाग होते हैं, फिर अपने मेंढक में 3 भाग देके, फिर पक्षियों में 4 और मनुष्य में 4 देके। तो क्या ऐसा इस टाइप से किडनी दूसरे जीवों में भी होती है क्या? ऐसे क्रिटिकली एनालाइज करिए, ऐसे सोचिए, कंपेयर करिए चीजों को, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, उत्सर्जन एक जैविक प्रक्रिया है और इससे हानिकारक उपापचय पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, इसको उत्सर्जन कहते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्सर्जन की ये परिभाषा है, आप याद करेंगे। ये एक जैविक प्रक्रिया है, इन जीवों में होने वाली प्रक्रिया है। इसमें क्या किया जाता है? अपशिष्ट पदार्थों को, हानिकारक जो उपापचयी पदार्थ होते हैं, इनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। वो हानिकारक अपचयी पदार्थ क्या होते हैं? वो यूरिया हो सकते हैं, यूरिक एसिड हो सकते हैं, और अमोनिया हो सकते हैं। क्योंकि अमोनिया वो उनमें होता है जो कि जीव पानी में रहते हैं। अपन जनरली यूरिया की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अपन यूरियोटैलिक है, अपने अंदर हानिकारक पदार्थ यूरिया है। अब अपन अगली बात देखते हैं। बड़े अच्छे तरीके से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जोश के साथ में, मानव उत्सर्जन तंत्र। देखिए, कुछ ऐसा डायग्राम है, आपको डायग्राम का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। ये अपनी 2 किडनियां हैं, मैंने अभी आपको उस वीडियो में बताया था। और इस तरीके से ये मूत्रवाहिनियां हैं, ये मूत्रवाहिनियों के बाद में ये मूत्राशय है, और इस तरीके से मूत्र मार्ग के द्वारा ये मूत्र बाहर निकाल लिया जाता है। ये मूत्र बनने की बेसिक प्रक्रिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वक का मतलब किडनी है, ये जो है सिरा है, ये रक्त लेके आएगी, ये धमनी होगी, रक्त लेके आएगी, मां धमनी है। अपन को पता है कि धमनी में रक्त शुद्ध होता है और सिराओं में रक्त अशुद्ध होता है, ये अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं। ये मूत्राशय, जहां मूत्र अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कई बार देखा होगा कि कबूतर और एवी जो अपने पक्षी होते हैं, वो जैसे चलते चलते ही टीट कर देते हैं या ये कर देते हैं। तो ऐसा उनमें क्यों होता है? क्या आपको पता करना है कि ऐसे कौन से जीव हैं जिनमें मूत्र स्टोर नहीं होता। और 1 मिनट के लिए सोचिए कि अपने अंदर भी मूत्र स्टोर नहीं होता तो क्या होता। तो ऐसे कौन से एनिमल हैं जिनमें यूरिन स्टोर नहीं होता है, मूत्र स्टोर नहीं होता है, आपको सोचना है। तो उत्सर्जी अंग आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि अपने शरीर के अंदर उत्सर्जी तंत्र के कौन कौन से भाग हैं। तो एक भाग है वक यानी किडनी, जिसके अंदर अपने शरीर में 2 किडनियां होती है। ये 2 किडनियां हैं, ये क्या काम करती है? ये नाइट्रोजनी पदार्थ को रक्त से छान करके मूत्र का निर्माण करती है। इसके अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ आते हैं उनको छानती है, और उनमें से छान करके जो है वो यूरिन का निर्माण करती है। इन मूत्रवाहिनी कितनी है? 1 है 2 है? मूत्रवाहिनियां कितनी है? 2 है। ये रही 2 मूत्रवाहिनियां, एक यहां से आएगी, एक यहां से आएगी। ये मूत्राशय कितने हैं? 1 है 10 है? 1 ही है। और उसके बाद मूत्र मार्ग, ये मूत्र मार्ग जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकलता है, ये मूत्र मार्ग है। ये मूत्र मार्ग है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मनुष्य में 2 किडनी, 2 मूत्रवाहिनियां और 1 यानी मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, ये ऐसी चीजें होती है। इसको आप लिख लें, नोट कर लें, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे चलते हैं। अब अगले पार्ट के अंदर आपसे बात कर रहा हूं मैं। अब बात मेरे करने के साथ साथ में आपको भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। बस यही अगला 5 मिनट आप मेरे साथ समझ लीजिए, आपको इसका सारी गणित समझ में आ जाएगी।
आपको 5 मिनट जब आप समझेंगे तो ही आपको गणित समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। ये बात आप मेरे साथ में कान खोल के सुन लें, समझ लें कि जब आप इसको थोड़ी सी गणित को समझेंगे तो ही ये गणित समझ में आएगी, नहीं तो ये गणित समझ में आने वाली नहीं। तो चलिए कि सर समझाइए, मैं इस तरीके से आपको समझा देता हूं और समझाने का पैटर्न बड़ा इजी है, कोई आसान तरीके से बताता हूं बात को। देखिए ये किडनी आपने देखी, अल्टीमेटली ये ऐसी किडनी थी यहां तक तो, और ये मूत्रवाहिनी थी, इसमें तो किसी को कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। और अपने ये भी देखा कि किडनी में यहां नेफ्रॉन होते हैं, ये नेफ्रॉन इस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं। अब ये नेफ्रॉन कैसा होता है, नेफ्रॉन नेफ्रॉन नेफ्रॉन, तो ये जो मित्रों नेफ्रॉन जो है, ये आप समझ लीजिए कि ये नेफ्रॉन कैसा होता है और ये नेफ्रॉन कैसे काम करता है, ये नेफ्रॉन कैसा दिखेगा, तो ये आपको थोड़ा देखना है। तो देखिए नेफ्रॉन आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ये इस टाइप से एक नेफ्रॉन आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ये इस टाइप का नेफ्रॉन है, ये देखने को मिलेगा। ये मैं एक नेफ्रॉन बना रहा हूं, ये नेफ्रॉन बनाया, ये नेफ्रॉन, ये इस टाइप का आपको एक बेसिक नेफ्रॉन देखने को मिलेगा। बस ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है। आपने ये बात नोटिस की होगी कि ये नली मैंने थोड़ी बड़ी बनाई है, ये नली का थोड़ी मैंने कैसे बनाई है, यानी कि बड़ी बनाई है, और ये नली थोड़ी छोटी बनाई है। ऐसा ही किया मैंने कुछ। ये देखो ये जो बायो के पार्ट है जो कि डायग्राम से बड़े अच्छे तरीके से समझे जाते हैं। अब यहां से क्या होगा, रक्त आएगा, ये सब ब्लड आया, और अब यहां पर एक जो छलनी लगी हुई है, यहां पे क्या लगा हुआ है, जैसे पानी छानने की छलनी होती है, उसको जैसे छलनी लगी हुई है। अब आप मुझे बताओ कि यहां से जब रक्त आएगा तब यहां पर बड़ा पाइप है और ये जाने वाला पाइप जो है वो छोटा है, तो यहां दाब पड़ेगा, और यहां दाब पड़ेगा तो यहां से ये जो रक्त आ रहा है, ये क्या आ रहा है, रक्त यानी खून आ रहा है, तो ये खून यहां पर क्या होगा, फिल्टर होगा, यहां पर छनेगा, और यहां छनने से जो चीज निकलती है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस निस्यंदन, ये नाम है इसका, ग्लोमेरुलस निस्यंदन या फिल्ट्रेट निस्यंदन। मतलब यहां से जो है रक्त छनेगा, और छनने से क्या होगा, हानिकारक पदार्थ होंगे वो तो छन करके इसके अंदर आ जाएंगे, और उसके बाद में जो रक्त यहां से निकल जाएगा, यहां से रक्त निकल जाएगा। ये नेफ्रॉन है, ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में क्या होता है, कई बार छन करके कई काम की चीजें भी आ जाती है, कई काम की चीजें भी आ जाती है, तो इसको अवशोषण के द्वारा वापस ले लिया जाता है, अवशोषण के द्वारा वापस ले लिया जाता है। मुझे पता है कि एक ही बार में मेरे भाइयों को बड़ा अच्छा तरीके से समझ में आ जाता है, इसलिए मुझे रिपीट करने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। जैसी क्लास में मेरी डिमांड रहती है कि सर वंस अगेन, आप बताइए कि एक बार और बता देता हूं। आप देखिए कि ये इस टाइप का आपको नेफ्रॉन देखने को मिलेगा, आपको नेफ्रॉन कैसा देखने को मिलेगा, ये इस टाइप का नेफ्रॉन देखने को मिलेगा। ये नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन इस तरीके से ऐसी कुंडली संरचना है, ये नेफ्रॉन है अपना, ये नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन के अंदर अभिवाही धमनी और ये अपवाही धमनी, ये जो धमनी है जो रक्त लेके आ रही है, इस तरीके से यहां से ये रक्त आएगा, यहां से क्या होगा, यहां से रक्त आएगा, आने दो, रक्त आएगा तो अपन क्या करें, आने दे, रक्त आए तो ये आ गया रक्त, यहां से रक्त आया, ये रक्त आएगा, यहां पर फिल्टर पेपर से रक्त यहां से छनेगा, और वो यहां से छन करके हानिकारक पदार्थ होंगे वो इसमें से, और फिर रक्त यहां से चला जाएगा। तो यहां से छन के क्या आया, इसमें यूरिया या ग्लूकोज ऐसे कुछ पदार्थ जो छन करके इसके अंदर आए, फिर इसको जो जो काम की चीजें अवशोषण के द्वारा पानी से यहां से वापस बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सारी वर्किंग है वो नेफ्रॉन की है, किसकी है, ये नेफ्रॉन की है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अब आपको कुछ बातें समझ में आई होगी, और कुछ बातें पर आगे मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगी, अगले पार्ट में आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। आप मेरे साथ जुड़िए। यहां पे देखिए ये एक डायग्राम है,
ये ऐसा नेफ्रॉन जो भी मैं आपको बता रहा था, ये नेफ्रॉन है। आप चाहें तो वो डायग्राम बना सकते हैं, आप चाहें तो ये डायग्राम बना सकते हैं। यहां से ये रक्त आया और यहां ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में रक्त इकट्ठा हुआ और फिर यहां से रक्त जो है वो आगे गया। मतलब ये धमनी बड़ी और ये धमनी छोटी, और यहां से उसमें ग्लोमेरुलर निस्यंदन आया जो कि आगे बढ़ा इस नली के माध्यम से। ये येलो कलर की जो दिख रही है इसमें से ऐसे आगे बढ़ा। आपसे पूछा जाएगा नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन वह किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो कि रक्त को छानने का कार्य करती है। जैसे अपने बॉडी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है, मतलब कि वो इकाई जिसके माध्यम से उसका पूरा काम होता है, उसको अपन जो किडनी के एंगल के लिए नेफ्रॉन कहेंगे। ये कुछ नेफ्रॉन है, ये कुछ नाम भी है जो आप इसको ध्यान रख रहे हैं। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, याद करने हैं नाम, बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने थोड़े और अच्छे स्टैंडर्ड नाम लिए हैं। ये अभिवाही धमनी है, ये जो ग्लोमेरुलस वो फिल्ट्रेट है। मैं जो ये डायग्राम बना रहा था अभी आपके आगे, इस टाइप से जो डायग्राम में यहाँ बना रहा था ऐसे, ये लगभग ऐसा ही डायग्राम है। ये आने वाली धमनी और ये जाने वाली धमनी, ये आने वाली धमनी है और यहां से रक्त वापस ये जाने वाली धमनी, ये धमनी है, ये धमनी है। अब इसके बाद में ये ग्लोमेरुलस, इसने ग्लोमेरुलस के लिए अलग से ये डायग्राम बना दी, ये जो ये नलिका बना दी। ये इसमें से हानिकारक पदार्थ जो है वो छन करके वापस बाहर जाएगा और ये इस तरीके से मूत्र बनेगा। ये कुछ समीपस्थ कुंडली, ये दूरस्थ, अवरोही भुजा, हेनले लूप, ये नाम आपको ध्यान रखने। ये थोड़ा डायग्राम हायर क्लासेस का है, मैंने अच्छे तरीके से, अच्छा डायग्राम है, इसका अभ्यास करिए। एग्जाम में अगर नेफ्रॉन का डायग्राम आता है तो आप इस नेफ्रॉन के डायग्राम को बनाइए। और ये बोर्ड का अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, आप बोर्ड के पिछले साल के आप क्वेश्चन उठा के देखिए। अगर एक्सक्रीशन से, अगर उत्सर्जन से कोई क्वेश्चन बनता है तो नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन किडनी या वह की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसका एक चित्र बनाइए। अब ये कैसे काम करता है इसको देखते हैं। देखो ये इसने कैसे काम किया। इसने किस तरीके से काम किया इसको अपन देखते हैं। ये इसके काम करने के तरीके हैं जिसको अपन समझते हैं। देखिए ये सबसे पहले निकला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ये निकला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में क्या है भाई, या इसके अंदर जो कौन सी नई बात है, ये अपन ने देखा किडनी, ये नेफ्रॉन ऐसे निकला। अब नेफ्रॉन में ये रक्त आया, ये आने के बाद में अभिवाही धमनी, ये अभिवाही धमनी से रक्त इसको किडनी में प्रवेश करता है। ये इसमें नेफ्रॉन या किडनी में प्रवेश किया, फिर नेफ्रॉन में जाएगा, ये नेफ्रॉन में गया और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ग्लूकोज या नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, अमीनो अम्ल, अतिरिक्त लवण छन करके ये बोमेन संपुट में आ जाएंगे। यही वो बोमेन संपुट है, यहां छन करके आ जाएंगे, इसमें छन करके आ जाएंगे। कहां पर आएंगे, आपको बार बार मैं समझा रहा हूं कि ये यहां आएंगे, ये छन करके कहां आएंगे, यहां पर नीचे छन करके आ जाएंगे। इसी को ग्लोमेरुलस निस्यंदन कहते हैं। तो पहला काम तो होता है ग्लोमेरुलस निस्यंदन। फिर क्या होता है, चयनात्मक पुनः अवशोषण। ये स्टेप है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 चयनात्मक पुनः अवशोषण, यानी कि जो चीजें काम की चीजें छन करके या नीचे आ गई उसको वापस लिया जाता है। उपयुक्त निस्यंदन में जो उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जो नेफ्रॉन की कोशिकाओं से इसका पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। जो काम की चीजें वो इस तरीके से इसमें से वापस बाहर निकाल दी जाती है और हानिकारक पदार्थों को ही आगे भेजा जाता है। उसके बाद नलिका स्त्रावण, मतलब यूरिया, अतिरिक्त जल, लवण जो नलिकाओं के द्वारा संग्रह नलिका में भेजे जाते हैं और ये यूरिया संग्रह नलिका से मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद में ये मूत्राशय तक आ जाता है। इसी एंगल के साथ में एक ही मिनट के लिए, 1 मिनट में मैं चीज क्लियर कर दूं कि ये सब क्या खेला है। देखो खेला इतना सा है, ये आया, ये गया, ये यहां आया और ये नेफ्रॉन है। सारा काम नेफ्रॉन का है, सारा खेल किसका है। यहां से रक्त आया, आने के बाद में यहां पर छना, और इसको छनने को ही ग्लोमेरुलस निस्यंदन कहते हैं। यहां छनने में कुछ उपयोगी चीजें इसके अंदर आ गई, इस उपयोगी चीजों को बाहर निकालना चयनात्मक पुनः अवशोषण है। और फिर जो चीजें छानने के बाद में जो
जो बिना काम किए और हानिकारक चीजें हैं, इसको आगे बाहर निकालना ही नली का स्त्रावण है। तो ये काम, एक काम तो यहां पर हो गया, दूसरा काम यहां हुआ, और तीसरा काम ये हुआ। ये तीनों स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। ये मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है, जो आपने अगर समझ ली है तो ये टॉपिक कंप्लीट। बस इसके अलावा इस टॉपिक में खाली बच्चों वाली बातें हैं। अब आगे ये समझने की मैकेनिज्म थी जो आपने समझ ली, ये समझने की मैकेनिज्म थी जो आपने समझी। इसके कुछ इसी पर बेस कुछ क्वेश्चंस आए हैं। मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों में हो जाएंगे। नेफ्रॉन का कौन सा भाग जो निस्यंदन या फिल्ट्रेशन हेतु उत्तरदायी होता है? देखो, नेफ्रॉन का कौन सा भाग फिल्ट्रेशन करता है? बिल्कुल बोमेन संपुट करता है। कौन करता है? ये बोमेन संपुट। वह किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। इन मूत्र निर्माण कैसे होता है? आधारभूत प्रक्रिया को समझाइए। ये मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है जो आपने देखी, 1, 2 और 3 स्टेप। ये लिखने हैं परीक्षा में, बोर्ड का पक्का क्वेश्चन है ये। और बिल्कुल बड़े जैसे क्वेश्चन में आएगा, 2-3 नंबर के क्वेश्चन में आता है। इसको आप यूं का यूं इसी वर्ड, यही वन वर्ड यूज करते हुए, यही कीवर्ड्स यूज करते हुए आप आंसर को लिखिए। इसी तरीके से हाईलाइट करिए, स्टेप्स बनाइए, स्टेप नंबर 1, 2 और 3, और साइड में नेफ्रॉन का डायग्राम बनाइए, और नेफ्रॉन के डायग्राम को एक इस तरीके से डब्बा बॉक्स बना के बंद करिए, और उसके मैक्सिमम उसको इनकी लेबल करिए, उसका नाम लिखिए। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके, पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे, और अभी की हैबिट आपके फ्यूचर में भी काम आएगी। बताओ, निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग है? ये आरबीएससी बोर्ड का पिछले साल का क्वेश्चन है कि बताओ इसमें कौन सा अंग उत्सर्जी अंग है? ये वह किडनी उत्सर्जी अंग है। अगर यहां उत्सर्जी की बजाय ये क्वेश्चन यहां पर श्वसन अपन को ही दे देता कि निम्न में से कौन सा श्वसन अंग, या उत्सर्जी नहीं लिख करके क्या लिख देता कि निम्न में से कौन सा श्वसन अंग है, तो बताओ श्वसन अंग कौन सा होता? तो बताओ श्वसन अंग कौन सा होता? तो श्वसन अंग फेफड़े होते। यहां पे लिख देता कि कौन सा इनकी परिसंचरण का काम करता है, रक्त को परिवहन, तो हृदय। बताओ कौन सा अंग जो है उसका पाचन का काम करता है? तो आमाशय। या एक पे 4 क्वेश्चन बन गए। एक पे बताओ कि कौन सा अंग उत्सर्जन का? किडनी। इनकी कौन सा अंग श्वसन का काम करता है? फेफड़े। कौन सा अंग जो परिसंचरण का काम करता है? हृदय। और कौन सा अंग भोजन के पाचन का काम करता है? तो आमाशय। एक ही पार्ट पे इतने क्वेश्चन आपको देखने को अब मिल गए। अब ये एक टॉपिक है आपका बुक का, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। कई बार क्या होता है कि जो किडनी जो होती है उसके नेफ्रॉन होते हैं, वो रक्त को छान नहीं सकते, यानी कि किडनी की फंक्शनिंग इफेक्ट हो जाती है, किडनियां काम करनी बंद कर देती है। ये आपने आम भाषा में भी कई बार सुना होगा कि उसके गुर्दे काम नहीं कर रहे। तो फिर क्या किया जाता है कि जो रक्त नेफ्रॉन छान करके साफ कर रहे थे, इसको बाहर एक मशीन लगा करके आर्टिफिशियल तरीके से उसको छाना जाता है, उसमें से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। इसको अपन डायलिसिस कहते हैं या अपोहन कहते हैं। इसको डायलिसिस या अपोहन की प्रक्रिया कही जाती है। इस अपोहन के माध्यम से अपन लोग इसको फिल्ट्रेट करते हैं, छानते हैं। तो देखते हैं कैसे ये जो छानने की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि ये जो रक्त है आपका, ये इस तरीके से रक्त को बाहर निकालते हैं ऐसे, फिर इसको धमनी, ये इस टाइप की एक मशीन होती है। इस मशीन के अंदर एक मेम्ब्रेन काम में ली जाती है। वो मेम्ब्रेन वैसी ही होती है जो नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट की होती है। आपने अभी नेफ्रॉन बार बार यही डायग्राम जो है चलता है, ये डायग्राम देखा, और मैंने कहा कि यहाँ पर एक छलनी लगी हुई है, रक्त आ रहा है, यहाँ जा रहा है। इस छलनी में जैसी जो छलनी होती है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे छलनी भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे जो दाल छानने की, गेहूं छानने की, बाजरी छानने की, पानी छानने की, इनकी जो जितनी छलनियां होगी सब अलग अलग होगी ना। तो ये रक्त छानने की जैसी छलनी है, ऐसी कैसी छलनी यहाँ लगाई जाती है, और फिर रक्त को इसमें से सर्कुलेट किया जाता है। जो हानिकारक पदार्थ होता है वो इसमें से निकल करके यहाँ पर इसमें जमा हो जाता है, और वापस रक्त ये जो रोगी के शरीर के अंदर यहाँ भेज दिया जाता है। ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है। ये रक्त आता है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको सिलेक्टिव प्रीमेम्बल मेम्ब्रेन, इनकी या चयनात्मक जो झिल्ली कहते हैं अपन को, चयनात्मक अवशोषण झिल्ली होती है। ये फिल्ट्रेशन झिल्ली होती है। इसके माध्यम से जो इसको छाना जाता है, और फिर छान करके इसको रक्त को यहाँ भेज दिया जाता है। यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इश्यू है।
आप इसको देखेंगे। अब और इंटरेस्टिंग टॉपिक एनसीईआरटी का ही जो टॉपिक है और एवरीडे लाइफ से जुड़ा हुआ भी है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना है और आपको पता भी होना चाहिए। अंगदान का नाम आपने सुना होगा। देखिए, आपने बिल्कुल रक्तदान तो आप लोगों ने किया ही होगा, या जो 18 साल से बड़े हैं वो उसको ब्लड डोनेशन करना चाहिए। आजकल अंगदान और जो कंप्लीटली बॉडी को डोनेट करना एक मुहिम है। इनकी जो बॉडी के माध्यम से जो आप जैसे लोग जो नए जो लर्नर आएंगे वो मानव शरीर के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। इसी तरीके से अंग का जो दान है, इसमें से कई बार एक्सीडेंटल या किसी कारण से व्यक्ति की जो डेथ हो जाती है, लेकिन उसके शरीर का कोई अंग या पार्ट जो है वो अभी भी वर्किंग में होता है या सही तरीके से काम कर रहा होता हो, और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में वो अंग काम नहीं कर रहा होता है, तो उसको निकाल करके उसमें रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये अंगदान है। तो देखिए, अंगदान क्या है आपको ये समझना है। ये इसमें कौन कौन से अंगों का दान हो सकता है, जो अपने शरीर के अंग है, इसमें से किन किन अंगों का दान हो सकता है, और ये दान जो है वो कब किया जा सकता है। इन तीनों पॉइंट्स पे मैं आपको ये बताऊंगा। नंबर 1 है कि एक व्यक्ति के शरीर से अन्य व्यक्ति के शरीर में अंग को प्रत्यारोपित करना, ये अंगदान है। एक व्यक्ति मतलब कि जो देने वाला व्यक्ति होगा वो क्या होगा, दाता, यानी कि जो भी दाता व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति लेता है उसका नाम है ग्राही। ये ऐसी भाषा किताब में लिखी हुई है, किताब की भाषा को सिंपल किया मैंने। किताब में ऐसे लिखा हुआ है कि दाता के द्वारा ग्राही के शरीर में प्रत्यारोपित, अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के शरीर से अन्य व्यक्ति के शरीर में अंग को प्रत्यारोपित करना। ये सामान्यतः कौन कौन से अंगों का होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे अंग आप याद करना। आंख का हो सकता है, आंख में स्पेशली होता है कॉर्निया का। देखिए, एक आदमी जो अंधा है उसको अगर आंख मिल जाए, इससे ज्यादा पुण्य का काम क्या हो सकता है। वो जीवन भर जब भी देखेगा, तब जिसने आंख डोनेट की है उसको तो वो रोजाना जो है अपनी अंतरात्मा से आशीर्वाद देगा। इसके अलावा किडनी का ट्रांसप्लेशन हो सकता है, इनकी दिल का हो सकता है, यकृत का हो सकता है, अग्नाशय का हो सकता है, फेफड़े, आंत और अस्थि मज्जा। ये अंग आपको ध्यान रखना है कि इन अंगों को अपन लोग डोनेट कर सकते हैं। ये डोनेट कब किया जा सकता है, या तो मृत्यु के ठीक बाद, अगर अंग सही तरीके से काम कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति का दिमाग जो है वो गया, ब्रेन डेड हो जाता है, लेकिन बॉडी के सारे फंक्शन, सारे ऑर्गन सही तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी, लेकिन आपने नोट किया होगा कि ऐसे कई ऑर्गन है जो व्यक्ति जीवित रहते हुए, अभी अपने देखा कि अपने अंदर किडनियां कितनी है, अभी आपने नोटिस किया होगा किडनियों की संख्या कितनी है, 4, 2 है। कितनी है, 2 में से एक किडनी के ऊपर भी काम चलाया जा सकता है। इसका मतलब एक किडनी डोनेट की जा सकती है। मतलब जीवित रहते हुए व्यक्ति, जैसे लीवर का कुछ पार्ट, यकृत जो होता है, और फेफड़े और ऊतकों का दान जो है वो जीवित व्यक्ति भी कर सकता है, जीवित व्यक्ति भी कर सकता है। ये एक पार्ट था। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अंगदान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, आप मेरे को इसके बारे में कमेंट करेंगे, लेकिन कमेंट में बताएंगे। ये आपका होमवर्क है। अब अगला और सिंपल टॉपिक, इस स्लाइड का लास्ट जो है, आप लोगों ने एक बार रिवाइज कर लूं कि मैंने आपको बताया है कि मानव उत्सर्जन क्या होता है, यूरिन कैसे बनता है। इसका पहला स्टेप है कि अपने शरीर के उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। तो उत्सर्जी अंग में किडनी है, यानी कि वक है, मूत्रवाहिनी है और मूत्राशय है। फिर जो उसकी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन कैसे काम करता है, किस तरीके से ग्लोमेरुलस निस्यंदन, चयनात्मक पुनः अवशोषण और स्त्रावण, ये 3 स्टेप होते हैं। आप लोगों ने 3 स्टेप समझ लिए हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे डायलिसिस होता है। फिर बताया कि अंगदान क्या है, अंगदान क्या है, अंगदान कौन से अंगों का होता है, और अंगदान के बारे में जो दूसरी बात है, जीवित रहते हुए भी इन अंगों का दान किया जा सकता है। अब अपन उत्सर्जन की बात करते हैं। उत्सर्जन जो है वो पादपों में, किसमें उत्सर्जन की बात कर रहे हैं, देखिए ये भी सजीव है। पादपों में उत्सर्जन के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। पादपों में मुझे बताइए कि जो लीफ, जो पत्ती होती है, और यहाँ पत्ती के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के द्वारा, इनकी रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है।
जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनती है वो पादपों के अपने लिए जो है वो ऑक्सीजन हो सकती प्राणदायक गैस है, पर जो पेड़ पौधों के लिए उत्सर्जी पदार्थ है। इसके अलावा आपने देखा होगा वाष्पोत्सर्जन, जैसे वाष्पोत्सर्जन मतलब कि जल का बाहर निकलना, जो लीफ जो पत्ती होती है उसके ऊपर से जो पानी बाहर निकलता है। अपन ने देखा है कि कई जो पादप जो है उनके स्टोमेटा जो है वो संख्या छोटी होती है, जैसे मरुद्भिद पादप है, जो डेजर्ट के प्लांट हैं उनके ऊपर क्यूटिकल होती है, इनकी पत्तियों की आकार छोटा होता है। ये वाष्पोत्सर्जन मतलब कि जल का निष्कासन। कई बार जो पेड़ पौधे अपनी पुरानी पत्तियां और जो छाल होती है उसको जो खत्म करते हैं वो भी उनके उत्सर्जी पदार्थ है। इनकी जैसे रेजिन या जो है वो गोंद, और कुछ पादप मिट्टी में भी अपशिष्ट पदार्थ छोड़ते हैं। देखिए कुछ डायग्राम्स हैं, आपने देखा होगा कि ये ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं पौधे। इस तरीके से ये जो है पानी की बूंदे, वाटर वेपर जो है वो निकल रहा है। ये देखो यहाँ पर गोंद निकल रहा है, पादप से क्या निकल रहा है, ये गोंद, ये, और ये देखिए यहाँ पर सॉलिड वेस्ट कुछ स्टोर हो रखा है इनकी पत्तियों के ऊपर। ऐसे कुछ मटेरियल जो है वो उत्सर्जी पदार्थ है। तो आपने उत्सर्जन को अच्छे तरीके से पढ़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप मुझे दे रहे हो या मैं आपको दे रहा हूं, जिसको भी दे, एक क्वालिटी कंटेंट था। अपन ने एनसीईआरटी बुक और थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम का इसको टच देते हुए अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है। आप इसको 1 से 2 बार देखिए, बुक से पढ़िए और अपने आप सोचिए, एनालाइज करिए कि ये चीजें कैसे हो रही है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन या कुछ बातें मिले तो उसको ऐड ऑन करिए और हम तक पहुंचाइए। कुछ अगर प्रॉब्लम है तो अपने स्कूल के अंदर जो गुरुजी हैं उनसे डिस्कस करिए, हमसे पूछिए, सीखिए। और सीखने की प्रक्रिया में आपको मोटिवेटेड रहना है और लगातार जो है वो कुछ ना कुछ नया करते रहना है। इसी से थैंक यू, धन्यवाद।